नमस्ते। मेरा नाम सिद्धांत है। मेरे साथ फ्रेम में इस समय दिख रहे हैं प्रदीप गुप्ता। प्रदीप जी के बारे में बहुत सारे लोगों को पता होगा। कई बार हर साल जब चुनाव के नतीजे आने होते हैं और जब आखिरी फेज की पोलिंग हो जाती है तो प्रदीप गुप्ता का चेहरा टीवी पे दिखने लगता है। प्रदीप जी की कंपनी है एक्सिस वाई इंडिया संगठन है और वो चुनाव के नतीजे के पहले ऐसा ऐसा प्रेडिक्शन लेकर आते हैं कि प्रदीप जी को एग्जिट पोल वाले दिन के एग्जिट पोल के जो प्रेडिक्शन है और जिस दिन एक्चुअल रिजल्ट आना होता है वो ऐसा रिजल्ट आता है कि प्रदीप जी डांस करने लगते हैं, है ना प्रदीप जी? अच्छा, वो आपका जो डांस वाला वीडियो है बड़ा वायरल हुआ और ललन टॉप के कुछ साथी पूछना चाहते थे प्रदीप गुप्ता ऐसे भी अकेले में भी कभी कभी या कहीं और भी डांस करते हैं कि उस दिन इतने खुश होकर कर लिए थे डांस? क्या होता है कि हम प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं किसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम करने का, किसी मंजिल तक पहुंचने का। और जब आप मंजिल पर पहुंच जाते हैं और वो मंजिल इतनी मुश्किल हो जिसमें कि हूबहू सटीक नतीजे जो हमने प्रिडिक्ट किए हो और जो रिजल्ट हो हूबहू, यानी कि हमने दिल्ली इलेक्शन की आप बात कर रहे हैं, दिल्ली असेंबली इलेक्शन की, तो उसमें हमने जो सेंटर पॉइंट था हमारा वो 62 था और उस 62 ही सीटें आई आम आदमी पार्टी को। तो जो एक सक्सेस कई प्रकार की होती है, एक सफलता के कई मायने होते हैं, बट ऐसी सफलता कि उसके आगे कुछ बाकी ही ना रहे मंजिल प्राप्त करने के लिए, तो आप अमूमन उत्साहित हो जाते हैं और उस उत्साह के चलते आपके चैनल में साथ साथ पीछे यदि म्यूजिक हो और म्यूजिक ऐसी हो कि उसमें डांस और थिरकने का अंदाज हो, तो अमूमन पैर थिरक जाते हैं। तो इट्स जस्ट दैट, नथिंग मोर देन दैट। अरे बढ़िया वो स्टेप था, वो घुटने पे हाथ रख के ऐसे क्रॉसओवर करने वाला एक स्टेप था। तो एक बड़ा रोचक मौका है ये बातचीत करने का। हार्वर्ड जी बिजनेस स्कूल, वहां आपके प्रदीप जी पढ़े हुए हैं और वहीं के ना पढ़े हैं सर आप? हाँ जी, मैंने 3 साल एक कोर्स होता है ओपीएम, उसकी पढ़ाई की है। हाँ, तो प्रदीप गुप्ता वहीं के पढ़े हुए हैं और वहां के कोर्स में पाठ्यक्रम में कहा जाए तो जी एक्सेस माई इंडिया की रिसर्च मेथोडोलॉजी अब जी शामिल हो गई है। जी और इस सब पर आएंगे प्रदीप जी, आपके चुनावी सर्वे और उसके तरीके और सब तमाम चीजों पर बातचीत करेंगे, लेकिन उसके पहले जानना चाहेंगे कि थोड़ा अपने बारे में बताइए। मैं ये डॉक्यूमेंट पढ़ रहा था, उसमें आपके पिताजी स्वतंत्रता सेनानी थे, आप उनके साथ पॉलिटिकल रैलीज में जाते थे, फिर पढ़ाई लिखाई हुई, फिर चुनावी सर्वे आता है। एक्सेस माई इंडिया के बारे में थोड़ा बताइए, इस शुरुआत के बारे में बताइए। बहुत सिंपल है। पिताजी पोएट राइटर, जैसे आपने बताया था स्वतंत्रता सेनानी थे, तो एक पोएट राइटर का सपना होता है कि हमारा खुद का पब्लिकेशन हाउस हो, मीडिया हाउस हो। उस जमाने में मीडिया हाउस का मतलब था प्रिंटिंग प्रेस हो। तो उसके चलते उन्होंने नेचुरली मुझे प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी एजुकेशन में शामिल करवाया कॉलेज में। उसके बाद मैंने इंडिया टुडे ज्वाइन किया अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद, विथ क्लियर विजन कि उस समय भी इंडिया टुडे से अच्छा मीडिया हाउस कौन सा हो सकता है ट्रेनिंग लेने के लिए और चीजों को सीखने के लिए मीडिया की। तो मैंने 4 साल करीब इंडिया टुडे में काम किया। इंडिया टुडे मैगजीन्स होती थी उस समय, टेलीविजन चैनल तो कोई भी नहीं होते थे प्राइवेट, और बड़े बड़े लोग मैगजीन के एडिटर थे। मेरी उम्र तो 20 साल थी, जैसे कि प्रभु चावला जी, प्रणय रॉय जी, शेखर गुप्ता जी, ये सारे एक एक मैगजीन के एडिटर्स होते थे इंडिया टुडे में। मेरी उम्र 20 साल की थी, मैं मैनेजमेंट ट्रेनिंग था, मैं थॉमसन प्रेस में प्लेस था मैनेजमेंट ट्रेनिंग की हैसियत से, और इंडिया टुडे मैगजीन को देखना मेरा दायित्व था। उसके बाद जब खुद का चालू करना था, फिर 5 साल एडवर्टाइजिंग एजेंसी में बॉम्बे में काम किया। फिर उसके बाद 98 में अपनी प्रेस मीडिया हाउस चालू किया। उसके बाद हम लोग नॉन ट्रेडिशनल मीडिया में ऑफर करते थे, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल, गैस बिल्स, रेलवे रिजर्वेशन टिकट्स, इसके ऊपर ब्रांडिंग ऑफर करते थे वगैरह वगैरह। उसके बाद 2013 में मैं हार्वर्ड गया। हार्वर्ड में जो वहाँ के उस समय प्रोफेसर थे, वो प्रोफेसर गोल्डमैन सैक्स के वाइस चेयरमैन थे। गोल्डमैन सैक्स वर्ल्ड की जानी जी मानी फाइनेंशियल संस्थान है, और वो हमारे प्रोफेसर थे लीडरशिप के। तो उन्होंने मुझसे वन ऑन वन इंटरेक्शन के बाद ये जाना और पाया कि आई एम गुड इन कनेक्टिंग विद पीपल,
और जो मेरी पृष्ठभूमि थी, मेरा बैकग्राउंड था, बचपन था, आगे की जो सामाजिक और पारिवारिक पृष्ठभूमि थी, उन्होंने कहा यू विल बी वेरी गुड इन पॉलिटिकल एडवाइजरी, जो कि जी भी करते थे। तो उन्होंने सजेस्ट किया कि प्रदीप व्हाई डोंट यू स्टार्ट दिस। तो उसके बाद 2013 में हमने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल्ली का 2013 का इलेक्शन, जो आम आदमी पार्टी का पहला इलेक्शन था, राजस्थान, इन चारों के सर्वे किए, प्रेडिक्शन किए, और अमूमन चारों के चारों बिल्कुल हकीकत के सटीक साबित हुए। और वहां से फिर हमने अपना पॉलिटिकल और इलेक्शन फोरकास्टिंग का काम चालू किया। और बचपन में भी ऐसा था, मैं पढ़ाई करके आता था, तो मैंने साइंस में चूंकि पढ़ता था, तो मैथ, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री सबके क्वेश्चन पेपर आंसर देने के बाद कैलेंडर में एक छोटी सी जगह होती है दूध के हिसाब के लिए, तो उसके अंदर केमिस्ट्री का आज पेपर हुआ तो मैं बाजू में लिख देता था, इतने मुझे अंक मिलेंगे। फिजिक्स का हुआ इतने अंक मिलेंगे, मैथ्स का हुआ इतने मिलेंगे, हिंदी का हुआ इतने मिलेंगे, इंग्लिश का हुआ इतने मिलेंगे। और जब मार्कशीट आती थी तो मैं पिताजी को दोनों चीजें सामने दिखा देता था मैच करके। तो करीब करीब हर क्लास में वो मैच होती थी, वो बैठ जाता था हिसाब सही सही। हाँ, तो अंक गणित और स्टेट्स को लेके एक बचपन में यदि मान लिया जाए थोड़ी बहुत तबीयत 19-20 भी हो रही है, या रात को 2 बजे कोई उठा के मुझे बोले कि प्रदीप ये हल करना है मैथ्स का कोई फार्मूला, और कैलकुलेटर हाथ में दे दे, तो मेरी सारी तबीयत ठीक हो जाती है, सारा सरदर्द दूर हो जाता है। तो ये एक अपनी कहना चाहिए कि गॉड गिफ्ट है। और इसी के चलते अपना काम शुरू किया और एक्सिस माई इंडिया चालू किया। तो अब तो 23 साल हो चुके हैं, 98 से चालू किया एक्सिस माई इंडिया, तो 23 साल हो चुके हैं। और सर्वे करते करते करीब करीब 8 साल हो चुके हैं यदि 2013 से बात करें तो। और हमारी खुद की टीम है, सारे अपने लोग हैं, और हम एक स्पोर्ट्स की तरह से जो इलेक्शन फोरकास्टिंग है उसको हम एक स्पोर्ट्स की तरह से डील करते हैं, कोई आउटसोर्स नहीं करते, सारे हमारे टीम मेंबर है। और मैं खुद भी हर इलेक्शन में हर स्टेट में जाके लोगों से मिलता हूँ, लोगों की समस्याओं को, जरूरतों को, अपेक्षाओं को, आकांक्षाओं को जानने की कोशिश करते हैं, एस्पिरेशंस को। और ये पूछते हैं कि इसको कौन लगता है आपको, कौन सॉल्व कर देगा, कौन सी पार्टी, कौन सा नेता, जो बताते हैं उसको कैप्चर करते हैं, एनालिसिस करते हैं, और रिजल्ट सबके सामने प्रस्तुत करते हैं आपके इंडिया टुडे ग्रुप के माध्यम से। हाँ, उस पे मेथोडोलॉजी पे 2 मिनट बाद आते हैं। 2013 के आपने पोल सर्वे की बात की, पहला सर्वे था आपका जी, और उस समय एक्सेस माई इंडिया पोल सर्वे के फील्ड में एकदम नहीं थी, और प्रदीप गुप्ता ने उस पोल सर्वे को अपने फेसबुक पेज पे डाल दिया था जी। फिर अब उस समय मैंने सभी मीडिया हाउसेस में भेजा, लेकिन क्योंकि नए थे तो कोई भी टच नहीं करना चाहता आपको, कोई रिस्क लेना नहीं चाहता। उस समय दूसरे पोलस्टर्स एकदम भारी होंगे फील्ड में। जी, वो थे, आपकी आइडेंटिटी नहीं होती है, आप नए होते हैं, आपको अपने क्रेडेंशियल्स अभी प्रूव करने होते हैं। तो हमने अपने जो तरीका होता है कि जो कॉमन प्लेटफॉर्म्स थे उस समय फेसबुक था, और अपनी वेबसाइट थी, और प्राइवेट जो मीडिया और जो साथी थे जिनको अपन जानते थे, और पॉलिटिकल सबको ईमेल कर दिया, सबको भेज दिया। उस समय व्हाट्सएप था ही, चालू था, उस पे कर दिया। तो इस तरह से प्राइवेटली सारा कुछ किया, और रिजल्ट जब आए तो करीब करीब हूबहू मैचिंग थी। और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद अप्रोच किया गया आपको? उसके बाद फिर हमने एक चैनल है, नाम देना ठीक नहीं है अभी, उस ग्रुप का, मीडिया हाउस का, उनके साथ चालू की जर्नी। इस इलेक्शंस के तुरंत बाद जो है जनरल इलेक्शन आया, 14 वाला, उसमें किया। और उसमें भी हमने 287 सीट्स दी थी, वो भी करीब करीब सही हुआ। उसके बाद दूसरे चैनल ने असाइन किया, और फिर दिल्ली इलेक्शन आया असेंबली का 2015 का, और फिर बिहार इलेक्शन आया था जो कि एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। उस दौरान भी एक बहुत बड़े रिनॉन्ड कंट्री के चैनल ने साइन किया था। आपने लिखा है उसमें कि 2015 वाला जहां जिक्र आ रहा है, आप उस डॉक्यूमेंट में मैं पढ़ रहा था कि कुछ चैनलों ने आपसे कहा कि इसको चेंज करिए,
करेक्ट कीजिए अपने रिजल्ट को, अपने सर्वे रिजल्ट को। जी ये सही बात है। नहीं, चेंज करिए तो उसने मैंने नहीं लिखा है, लेकिन हाँ ये जरूर लिखा है और हकीकत है कि जो एग्जिट पोल के आंकड़े हम तो सही लेके करने को, आए, सही करने को बोल रहे थे उसको, मैं करेक्ट। बता रहा हूँ आपको, हकीकत बता रहा हूँ कि उस समय के जो आंकड़े एग्जिट पोल के हम जमीन से लेके आए, एग्जिट पोल के दिन, आखिरी दिन पोलिंग के, बिहार इलेक्शन की बात कर रहे हैं हम 2015 के, जो कि 6-7 चरणों में हुए। तो जो आंकड़े हमने लेके आए वो किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि इतने लाउड, लाउड का मतलब है इतनी बड़ी संख्या की 243 सीटों में से हम करीब 183 सीटें महागठबंधन के फेवर में प्रेडिक्ट कर रहे थे, और उसके उलट केवल 58 सीटें हम एनडीए, एनडीए के अंदर 4 पार्टियां शामिल थी उस समय, बीजेपी और एलजेपी, आरएलएसपी और हम पार्टी, ये 4 थे, और दूसरे तरफ महागठबंधन में कांग्रेस, आरजेडी और जनता दल, नीतीश कुमार जी इस साइड से। तो 2014 में जिस हिसाब से विक्ट्री हुई एनडीए की और बीजेपी की, उसके बाद एनडीए ने महाराष्ट्र जीता, हरियाणा जीता जो कभी जीता नहीं था, सरकारें बनाई, दिल्ली इलेक्शन जरूर हारे वो, और उसके बाद बिहार आया। तो ये किसी को विश्वास ही नहीं हो रहा था, जीत हार हो सकती है, बट अमूमन 3-4 70-75% वर्सेस 25%, ये तो सोच के बाहर है। तो चूंकि हमारी कंपनी भी नहीं थी और दूसरी तमाम संस्थाएं थी जो कि बीजेपी की विक्ट्री दिखा रहे थे, बीजेपी की विक्ट्री दिखाना एक बात है, महागठबंधन की विक्ट्री दिखाना एक बात है, लेकिन 3/4 मेजॉरिटी ये किसी के बस की यानी सोच के बाहर था। तो उन्होंने कहा भैया ये फिगर ठीक से देख लो आप, ऐसे तो हो नहीं सकता, आपने क्या काम किया क्या नहीं किया, और बाकी सर्वे एजेंसी से उनने भी काम किया। तो जो आप कह रहे थे ठीक करने वाली बात, उनका तात्पर्य ये था कि इतनी सीटें तो नहीं आ सकती भैया, फिर से रीविजिट कर लो, रीचेक कर लो अपने जो भी आपने काम किया। तो मैंने कहा नहीं, हमें अपने काम पे भरोसा है, और जो एक क्वालिटी प्रोसेस सिस्टम होते हैं उन सबके चल के और उसके बाद फिल्टरिंग करने के बाद ये हम आंकड़े प्रस्तुत कर रहे हैं। तो बोले नहीं, ये तो विश्वास के काबिल नहीं है, हम इसको एयर नहीं कर सकते हैं। मैंने कहा ठीक है, वो आपका प्रोगेटिव है, आपका चैनल है, आप करना चाहें ना करना चाहें मत कीजिए, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि फिर देख लीजिए आप क्या करना है। मैंने कहा क्या करना है, ठीक है आप नहीं कर रहे, आपका प्रोगेटिव है, हम अपनी वेबसाइट पे और तमाम मीडिया हाउसेस को दे सकते हैं। मैंने कहा वो आप देख लीजिए, वो आपकी रिस्क है, लेकिन आपको ऐसा करना नहीं चाहिए क्योंकि आपने हमारे साथ करार किया वगैरह वगैरह। आपने कहा करार तो किया, लेकिन आप करे तब तो, रिलीज करने का ही तो करार किया है, आपको विश्वास ही नहीं है। बोला हाँ विश्वास तो नहीं है आपके फिगर में। तो ठीक, कोई बात नहीं, हमने अपनी वेबसाइट पे डाला, और उस समय भी क्योंकि हमने अपनी वेबसाइट पे डाला, तमाम मीडिया को दिया। तो आपको जस्ट मैं इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, आज तक चैनल ने, उस समय हम आज तक के साथ नहीं थे, हमारा और दूसरी एजेंसी चाणक्य एजेंसी, जिसका वो करीब करीब 2/3 मेजॉरिटी बीजेपी को, एनडीए को जीतता दिखा रहे थे, और हम करीब करीब 2/3 से 3/4 के बीच में महागठबंधन को जीतता दिखा रहे थे। तो पूरे 3 दिन के दौरान एग्जिट पोल्स के दूसरे दिन से लेके रिजल्ट के दिन तक आज तक चैनल पे वो दोनों फिगर, चाणक्य ये कह रहा है और एक्सिस माई इंडिया ये कह रहा है, स्टैटिक था। स्टैटिक का मतलब प्रोग्राम आ रहे हैं जा रहे हैं, लेकिन स्क्रीन पे आंकड़ा जैसे आपका लोगो लगा रहता है उसी तरह से लोगो आपका राइट साइड में रहता है, लेफ्ट साइड में ये फिगर थे। और उसके बाद परिणाम आए, और परिणाम करीब करीब जो हमने एग्जिट पोल किया था हूबहू वही आए। तो दैट वाज द टर्निंग पॉइंट। और उसके बाद से फिर इंडिया टुडे ग्रुप आज तक चैनल से जुड़े हैं, तो तब से लेके अभी तक पिछले 6 सालों से साथ में जुड़े हुए हैं। अच्छा, मैं एक इंटरव्यू पढ़ रहा था आपका, उसमें आपने कहा था कि अगर आप पोलस्टर नहीं होते, जो भी आप काम कर रहे हैं वो ना करते, तो शायद एस्ट्रोनॉट होते। क्या होते? एस्ट्रोनॉट होते। नहीं नहीं, ऐसे तो मैंने कभी नहीं कहा, मैं एस्ट्रोनॉट तो नहीं हूँ। हाँ, लेकिन मेरे जो क्या कहते हैं उसको, व्हाट्सएप के डीपी के ऊपर जो एक माउंटेनियर का फोटोग्राफ है, वो मेरे हार्वर्ड के ही एक फ्रेंड है जो कि माउंटेनियर है,
वो करते हैं, एंड आई एम इंस्पायर्ड विद हिम। और ओके। वो फिजिकली हैंडीकैप्ड है, ही इज फ्रॉम चिले, फिजिकली हैंडीकैप्ड है। तो वो, एंड आई इंस्पायर्ड विद हिम, मैं पढ़ता था, साथ में जिम करता था, तो वो मेरे बाजू में जिम करते थे। हार्वर्ड में सिस्टम होता है ग्रुप्स का, तो वो मेरे ग्रुप में थे। तो वो फोटोग्राफर वो तो बिल्कुल नहीं है। हाँ, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि मैं शायद कॉमेडियन होता, ये मैं आपको आज बता रहा हूँ। क्यों? मुझे लोगों को खुश करना, लोगों को खुश देखना बहुत अच्छा लगता है। आई मीन, मैं ट्राई करता हूँ कि मेरी कई बातों से, मेरे द्वारा किए गए प्रयास से यदि कोई खुश होता है तो उससे अच्छी कोई चीज नहीं। अच्छा, एक्सिस बाय इंडिया के एग्जिट पोल से तो बहुत सारे लोग खुश नहीं भी होते होंगे। इसीलिए हम एग्जिट पोल करते हैं, ओपिनियन पोल नहीं करते, क्योंकि जीत तो केवल एक जने की हो सकती है, एक पार्टी की हो सकती है। 5 पार्टी तो आपके दुश्मन बन जाते हैं। लेकिन एग्जिट पोल ऐसी चीज है, उसमें तो आप मशीन में सब चीज बंद हो चुकी है, तो कम से कम जीतेगा तो एक, और वही हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं। तो हमारा कम से कम वेस्टेड इंटरेस्ट या अदरवाइज कोई सोचे वो नहीं है। तो इसके चलते हम ओपिनियन पोल भी नहीं करते, कि हम चाहते नहीं कि कोई नाराज हो। और नाराजगी के चलते जब हमारे लोग सर्वे करने जाएं ग्राउंड पे, तो वो पॉलिटिकल पार्टी के नेता या कार्यकर्ता हमारे लोगों को टारगेट करें। एक मैं जो डॉक्यूमेंट है वो आपका, वो मैं पढ़ रहा था, उसमें हवाले से मैं पूछना चाह रहा कि 1950 की बात करते हैं आप, मतलब उस अच्छा। डॉक्यूमेंट में कहा गया है कि 1950 में लोग भारत में लोकतंत्र और चुनावी प्रक्रिया के प्रति बड़े चिंतित थे। जी, ये बात क्यों कही है आपने, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। देखिए, ये हार्वर्ड की केस स्टडी में एक, जब आप केस लिखते हैं तो आप ये समझिए, हार्वर्ड में करीब करीब सारी कंट्री के लोग वहां पढ़ने आते हैं, ठीक है। जाहिर सी बात है। तो जब आप किसी केस को लेके बात कर रहे हैं, तो नेचुरली किसी कंपनी या किसी विषय को लेके बात कर रहे हैं, और वो कंपनी और विषय एक इंडिया का है, थोड़ी देर के लिए मान लिया जाए, तो उसके परिप्रेक्ष्य में, उसके कॉन्टेक्स्ट में लोगों को ये बताना जरूरी है कि यहाँ पे डेमोग्राफी या लोकतंत्र कैसे काम करता है, कब से लोकतंत्र लागू हुआ, और उसके क्या क्या डायनामिक्स हैं। तो उसके चलते वो वहां लिखा है, जब 1950 में आपका देश में गणतंत्र और संविधान लागू हुआ और चुनावी प्रक्रिया चालू हुई, तो जो पिछला परिप्रेक्ष्य था, जो पहले मुगल शासन और उसके बाद अंग्रेजों का शासन, तो आपस में लड़ाई लड़ना दो प्रांतों के बीच में, दो समुदायों के बीच में बड़ा कॉमन था। तो उसके चलते ये लिखा है कि बहुत सारे जो सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स होते हैं इन विषयों के, हिस्टोरियन कह लीजिए, पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स कह लीजिए, विशेषज्ञ, राजनीतिक विशेषज्ञ वर्ल्ड वाइड, उनका ऐसा मानना था कि ये तो आपस में ही लड़ मरते हैं, ये तो किसी संविधान और किसी को सुनने और समझने वाले लोग ही नहीं, ये इतने बैकवर्ड हैं और ये छोटे छोटे भागों में बटे हुए हैं। तो यहाँ पे डेमोक्रेसी का ज्यादा दिन तक चलना लगता नहीं था उनको संभव होगा। तो उस कॉन्टेक्स्ट में वो लिखा गया है। ये मेरा विचार नहीं है, ये लोगों के एक्सपर्ट्स का था। ठीक है। अच्छा, भारत में, इंडिया में आखिरी फेज की पोलिंग बीत जाने तक एग्जिट पोल्स पर रोक लगी है। आप, मतलब कई चरणों की पोलिंग है तो बीच में आप एग्जिट पोल नहीं प्रकाशित कर सकते। वो उनका कहना है कि इससे परिणाम बदल सकते हैं, इन्फ्लुएंस होते हैं। आपका क्या सोचना है इस पे, तर्क ये कितना सही है? क्योंकि कई देशों में होते हैं, कई देशों में अभी भी एग्जिट पोल्स मिड पोल्स में भी आ जाते हैं। देखिए, इसका तर्क ये है कि परिणाम जरूर विचलित या लोग उससे इन्फ्लुएंस जरूर हो सकते हैं, बिल्कुल सही है। सवाल उसके अंदर एक ही चीज आती है कि जो भी एग्जिट पोल बताए गए हैं या बताए जा रहे हैं, वो कितने सही का मतलब, सही गलत तो एक अलग विषय, सही का मतलब है ये किसी वेस्टेड इंटरेस्ट या किसी पार्टी के द्वारा या किसी नेता के द्वारा या किसी चैनल के द्वारा इन्फ्लुएंस तो नहीं। तो यदि ऐसा हो तो लोगों को ऐसा मानना होगा कि एक ह्यूमन साइकोलॉजी काम करती है कि सब एक विनिंग कॉज के साथ जुड़ना चाहते हैं, तो वोटर भी उसी में से एक ह्यूमन बीइंग है। तो वो जब देखता है कि ये पर्टिकुलर पार्टी सरकार बनाने की स्थिति में है, जो कि एग्जिट पोल में दिखाया जा रहा है, तो क्यों ना मैं
किसी और पार्टी को वोट करने वाला था, बट वो तो हारते दिख रही है, तो क्यों ना मैं विनिंग कॉज में ही शामिल हो जाऊं, मैं भी अपना वोट क्यों खराब करूं, मैं इस पार्टी को वोट कर देता हूं। तो प्रश्न ये आता है कि एग्जिट पोल एक नहीं होगा, विभिन्न संस्थाओं के होंगे, हो सकता है कि सबका अलग अलग मत होगा, हो सकता है कि उसमें ज्यादा करके बिल्कुल सही मायनों में अपना काम करके जो भी उनको पता चल रहा है वो रिजल्ट कर रहे होंगे, हो सकता है कि कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट के चलते होंगे। तो उसके चलते ये मेरा मानना अपना है कि इसको रिलीज नहीं किया जाना चाहिए, इससे सभी लोग सेफ हो जाते हैं और एक ट्रांसपेरेंट जो आपकी इलेक्शन की जो एक चुनाव की जो प्रक्रिया है उसको ट्रांसपेरेंट होने में काफी सहयोग मिलता है। अच्छा, बड़ा सवाल जो लोग जानने भी आए होंगे और बार बार इस बात में चीत में सुन भी चुके होंगे कि हार्वर्ड में करिकुलम में शामिल हो चुकी है केस स्टडी एक्सिस माई इंडिया की। चुनाव का सर्वे होता कैसे है? मतलब एक्सिस माई इंडिया का क्या तरीका है, दूसरे सर्वे एजेंसियों से कितना अलग है, एक टीम में कितने लोग होते हैं, आप सवाल क्या क्या पूछ सकते हैं, किस तरीके से पूछ सकते हैं? अगर मतलब ये सवाल तो ये भी है कि प्रदीप जी कितने कब फील्ड में जाते हैं, क्या वो हर बार फील्ड में जाते हैं कि किसी खास मौके पे जाते हैं? एक मतलब यहाँ पे मैं सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूं आपको, एक सर्वेयर का दिन भी जोड़ लीजिए। एक सर्वेयर जो है उसका एक दिन कैसा होता है, वो सुबह से लेकर रात तक में क्या करता है? प्रदीप जी। सिद्धांत जी, आप मुझसे पूछ रहे हैं, मुझे नहीं पता आपके पास समय कितना है। एकदम समय, आप बताइए, एकदम समय। हार्वर्ड की एक केस स्टडी जिसको कहते हैं कि एक पाठ्यक्रम है, पाठ्यक्रम का मतलब है थोड़ी देर के लिए मान लिया जाए कि एक पुस्तक है, एक बुक है, एकदम। उस बुक को आप मुझसे कोशिश कर रहे हैं पूछने की कि मैं उसको थोड़े से चंद मिनटों में उसको बताऊं, मैं कोशिश करता हूं। तो हार्वर्ड बिजनेस स्कूल की बात कर लें तो जितने भी बिजनेसेस होते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, उसमें उसकी सक्सेस स्टोरीज, किसी भी बिजनेस की सक्सेस सफलता और किसी भी बिजनेस की फेलियर्स, ये दोनों की केस स्टडी का मतलब है इन दोनों के बारे में। जैसे हमारे इंडिया में रामायण महाभारत एक ग्रंथ है, उनके गीता एक ग्रंथ है, उसमें दी गई बताई गई बातों को हम सीखने की कोशिश करते हैं। उन ग्रंथों में फेलियर भी होती है, सक्सेस भी होती है। यदि एकलव्य की बात करें तो उसका एक अपना चरित्र होता है, अर्जुन की बात करें तो एक चरित्र होता है, उसी तरह से दुर्योधन की बात करें या भीष्म की बात करें तो सबसे कुछ ना कुछ सीखने के लिए ये ग्रंथ बने हुए हैं। मुद्दे की चीज ये, जब पुराने जमाने में पाठ्यक्रम नाम की चीज नहीं होती थी तो इसी ग्रंथों के जरिए हम कोशिश करते थे सीखने की। इसी चीज को आगे लेते हुए हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में जो आज बिजनेसेस व्याप्त हैं ग्लोबली, तो उनमें कुछ सफल भी होते हैं। जैसे कोडैक कंपनी बैंकरप्ट हो गई। कोडैक कंपनी एक समय में वर्ल्ड की 5 बड़ी कंपनियों में आती थी जिसके की कलेक्शन हर कंट्री से होता था, सिर्फ फिल्म बनाती थी जी। वो बैंकरप्ट हो गई, बंद हो गई। कब? जब डिजिटल आ गए। तो उसकी भी एक केस स्टडी बनी। इस तरह से सक्सेस की भी केस स्टडी, जैसे इन्फोसिस इंडिया के अंदर एक बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी थी, टेक्नोक्रेट्स के द्वारा शुरू की गई, नारायण मूर्ति जी और नंदन निलेकनी और भी लोगों के द्वारा शुरू की गई, तो एक सक्सेस स्टोरी थी। तो उसका भी एक केस बना। तो कहने का मतलब फेलियर सक्सेस दोनों का बनता है। अच्छा, फेलियर सक्सेस से ज्यादा बड़ी चीज है कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं वो स्टैंडर्ड होती हैं। अमूमन ऐसे तो सभी बिजनेस चलते हैं तो चलते रहते हैं, जहां पे कि सक्सेस हो या फेलियर हो और डिफरेंस हो। डिफरेंट मतलब कि ऐसा आपने क्या किया जो हमारे केस की एक्सेस माई इंडिया की बात करें कि आपके करीब 90% से ज्यादा, हमने 47 सर्वे आज तक किए हैं जिसमें से 43 हूबहू सही हुए, 4 बार हम फेल हुए, 43 बार हम सक्सेस हुए। कहने का मतलब सक्सेस रेट हमारा 90% के ऊपर है। तो आप ऐसा क्या नया करते हो जो कि बहुत सी दूसरी कंपनी ग्लोबली भी, वर्ल्ड वाइड भी और इंडिया में भी इस नंबर सक्सेस रेशो के 90% के आसपास भी है? तो वो जानने की कोशिश करते हैं आप ऐसा क्या नया करते हो। तो उसके एक सिस्टम और प्रोसेसेस होते हैं, हर बिजनेस को, हर काम को करने का एक तरीका होता है। बस वही जानना चाह रहे हैं, आपका ट्रेड सीक्रेट। ट्रेड सीक्रेट तो कुछ भी नहीं है, लेकिन सब कुछ ओपन है। बता दूं, किसी भी बिजनेस में जैसे स्टार्टअप
कंपनी या काम शुरू करना करेंगे तो आपका सबसे शुरू होता है रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन। तो सिलेक्शन की जो प्रोसेस है, तो 5-6 चीजों से हम अब एक्सेस माई इंडिया सर्वे की बात करें तो सबसे बड़ी चीज है रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट से भी बड़ी चीज है किसको रिक्रूट किया जाए, जिसको आप सिलेक्शन कहते हैं। सिलेक्शन हो गया, रिक्रूटमेंट हो गया, अब उनकी ट्रेनिंग करनी होती है, क्योंकि नेचुरली इस तरह का काम किसी ने पहले नहीं किया है। जिनको कि हम सिलेक्ट कर रहे हैं, हमारा ये क्राइटेरिया है कि जिसका बिल्कुल एक्सपीरियंस ना हो वही हमारी कंपनी में सर्वेयर या इंटरव्यूअर हो सकता है। यदि उसको किसी दूसरी कंपनी का इंटरव्यू और सर्वे करने का अनुभव हो, वो हमारी कंपनी में शामिल नहीं हो सकता है। ये हमारा पहला क्राइटेरिया, क्योंकि उनके अपने तौर तरीके, मेथोडोलॉजी है दूसरी कंपनी की। हम नहीं चाहते हैं कि वो यहाँ पर आए, हम चाहते हैं कि आदमी क्लीन स्लेट आए, फ्रेश आए। पहला हो गया, उसकी ये शर्त है। तो सिलेक्शन हो गया, उसके बाद जब सिलेक्ट हो गए तो उसकी ट्रेनिंग करनी है, कैसे करना है, कैसे लोगों से मिलना है, बात करनी है, उनके मन की बात जानने की कोशिश करनी है, क्या क्या चुनौतियां आएंगी। आप 10 दरवाजे खटखटाएंगे तो 5 जगह आपको रिफ्यूज कर दिया जाएगा, धुतकार के भगा दिया जाएगा, आपको बोला जाएगा आप कोई फ्रॉड हो, आपको सस्पिशियस नजरों से देखा जाएगा, या आप कोई प्रोडक्ट बेचने वाले हो, या किसी पॉलिटिकल पार्टी के भेजे हुए नुमाइंदे हो। तो तरह तरह की चीजें। तो दूसरे विषय, पहला हो गया रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग। उसके बाद जरूरी है कि जो ट्रेनिंग दी गई है और जो एसओपी, एसओपी बड़ा फ्रीक्वेंटली यूज वर्ड था अभी कोरोना के दौरान, तो क्या स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस है, उसको आप फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो विच इज कॉल्ड मॉनिटरिंग। मॉनिटरिंग के बाद है क्वालिटी कंट्रोल। हर बिजनेस में बड़ी चीज होती है क्वालिटी कंट्रोल। हर चीज, जब आप कुछ भी चीज पैदा करते हैं, साबुन बनाएं या टूथपेस्ट बनाएं, तो उसमें अच्छे के साथ साथ कुछ खराब चीजें भी होती हैं। तो क्वालिटी कंट्रोल का काम है, अच्छे को अलग किया जाए, खराब को अलग किया जाए, अच्छे को आगे बढ़ाया जाए, और जो खराब हुआ है उस माल को अलग किया जाए। तो वो क्वालिटी प्रोसेस है। ऑडिटिंग, तो हमारे 130 लोग पीछे बैठे हुए हैं बैक ऑफिस में, जो कि ऑनलाइन आज जो इंटरव्यू चल रहे हैं वहां क्या घटना घट रही है वो उनको पूरा का पूरा मॉनिटर करते हैं। मॉनिटर के टेक्नोलॉजी के तरीके हैं, जीपीएस सिस्टम है, मूवमेंट ड्यूरिंग इंटरव्यू है। 1 घंटे में आपने 5 इंटरव्यू करने थे तो 5 ही करने चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि आप क्रिकेट मैच की तरह 4 बजे तक कुछ काम ही ना करें और 4 से 6 के बीच में धुआंधार बैटिंग करके, यानी 40 ओवर से 50 ओवर के बीच में धुआंधार बैटिंग करके जो इंटरव्यू का 30 का टारगेट था वो पूरा का पूरा 2 घंटे में कर दे। तो इसको मॉनिटरिंग और क्वालिटी कंट्रोल प्रोसेस होती है, जो एसओपी की वो पीछे बैकग्राउंड में चलती है। यदि किसी ने गड़बड़ की, ठीक से काम नहीं कर रहा, एग्रेसिवली आपने इंटरव्यू किया, तो आप एग्रेसिव किसी के ऊपर जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं। आपको अच्छे तरीके से पेश आना पड़ेगा। आप टोबैको नहीं चबा सकते हैं, सिगरेट नहीं पी सकते हैं, आपको अल्कोहल और उसकी चीज नहीं हो सकते हैं। जैसे ही होगा तो आपका अपीयरेंस, आपके बाल इतने बड़े ना हो जाएं कि आप वैसे ही एक सस्पिशियस निगाहों में आ जाएं, घेरे में आ जाएं। तो ये सारे के सारे सिस्टम प्रोसेसेस हैं। फिर उसके बाद जो डेटा आ गया, डेटा के बाद अच्छा क्या है, खराब क्या है, रिप्रेजेंटेटिव है कि नहीं, वो पूरा वो सारा प्रोसेस फिर शुरू होता है एनालिसिस का। तो एक सेट क्वेश्चंस के, सेट ऑफ क्वेश्चंस के साथ जाते होंगे आप लोग? बिल्कुल, सेट ऑफ क्वेश्चंस के साथ जाते हैं, बट बड़ी चीज है रिप्रेजेंटेटिव सैंपलिंग। रिप्रेजेंटेटिव सैंपलिंग का तात्पर्य है जो जिस संख्या में व्याप्त है उस संख्या में उसका इंटरव्यू किया जाए। फॉर एग्जाम्पल, मेल और फीमेल 50-50 है, तो उस यदि आपको 100 सैंपल लेना है तो 50 महिलाओं को 50 पुरुषों का इंटरव्यू किया जाए। फिर दूसरा होता है एज ग्रुप। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने सारे 60 साल के ऊपर के इंटरव्यू करके आ गए, जबकि इंडिया के अंदर 60 साल के ऊपर के 10% से कम लोग हैं। वो अभी आपने 40% कर लिए तो आपका सैंपलिंग गड़बड़ा। फिर एज ग्रुप के बाद होता है इंडिया में इलेक्शन के संदर्भ में जातिगत समीक्षा। तो उस विधानसभा में जो जाति व्याप्त है उसी के रेशो में अनुपात से लेके आना है। तो ये सारी जो सैंपलिंग एक बार आ गई तो उसको डेटा एनालिसिस करना, डेटा क्लीनिंग करना,
उसको वेट करना बोलते हैं, वेटेज करना बोलते हैं, जो जिस मात्रा में व्याप्त है उसको व्याप्त करना, और जो ओवर रिप्रेजेंटेटिव और अंडर रिप्रेजेंटेटिव को बराबर करना, और उसके बाद फिर प्रोडिक्शन करना। तो उसके बाद ये मतलब वो सारा डेटा ग्राउंड से आने के बाद आप उसको उसका उसका वेटेज करते हैं? वेटेज करते हैं जी। अच्छा। तो ये पूरी प्रोसेस है, और सबसे बड़ी चीज है कि हम किसी भी सर्वे को या प्रोसेस को आउटसोर्स नहीं करते, जो कि शायद जो दूसरी कंपनियां हैं या सिस्टम है ग्लोबली भी वो आउटसोर्स करते हैं। हम कुछ भी नहीं करते, ये सब हमारे लोग, और जो हमारे लिए काम कर रहे हैं वो हमारे लिए ही कर सकता है, दूसरी कंपनी के लिए नहीं कर सकता है। ये अच्छा। एक डिफरेंट है। हाँ, प्रदीप गुप्ता कब जाते हैं फील्ड में? प्रदीप गुप्ता करीब करीब हर स्टेट में जाते हैं, क्योंकि ये मेरा पैशन है, लोगों से जुड़ना, लोगों की समस्याओं को समझना, और उससे बड़ी चीज है पिच का मिजाज समझना। अच्छा। कि पिच टर्निंग पिच है या फास्ट बॉलर को सपोर्ट करेगी, या सपाट पिच है, इस पे तो रन भरपूर बनने वाले हैं। तो जो आंकड़े आते हैं, आंकड़ों के अंदर तो नंबर आ सकता है, बट नंबर की इंटेंसिटी नहीं आएगी कि मैं बोल रहा हूं मैं इस पार्टी को तो वोट करूंगा, दिख गया इस पार्टी को इतने लोग कर रहे हैं, बट वो कितनी ताकत के साथ बोल रहे हैं, वो ताकत तो जमीन पे जाके ही समझ में आएगी। उसके लिए एक ही तरीका है, उसके लिए वर्क फ्रॉम होम नहीं चल सकता। और सैंपल साइज कितना बड़ा होता है लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव, या किसी खास चुनाव की अगर आधार पे बात करें तो? एक विधानसभा के लिए एक असेंबली कंसिस्टेंसी के अंदर 200 का यदि सैंपल साइज हो तो हम ये मानते हैं कि वो रिप्रेजेंटेटिव होगा। उसके सिंपल मायने कि 6 उसको सेल कहते हैं। जैसे एज ग्रुप्स हैं, तो चुनाव की बात करें तो 18 से 25, 25 से 35, 35 से 50, और 50 से 60, और 60 के ऊपर 6 होंगे। तो यदि आपने मान लिया जाए थोड़ी देर के लिए 200 सैंपल लिया है और 6 भागों में बांट दे, ये मान लिया जाए कि 6 के 6 के बराबर सैंपल लेने हैं, तो एक एक के खाते में अमूमन 30 से 32 आ गए यदि आपने 200 सैंपल लिए। तो रिपोर्टिंग करने के लिए एक सेल का साइज कम से कम 30 हो तो स्टैटिक्स में ऐसा माना जाता है कि वो फिर रिप्रेजेंटेटिव है। यदि 5 सैंपल साइज हो और आपको 3 या 4 बोलने वाले मिल गए तो 4/1 हो गया, 4:1 हो गया, तो वो उसका मतलब हो गया 80% और 20%, वो सही नहीं होगा। तो इसके चलते हम 200 सैंपल साइज लेने की कोशिश करते हैं, और लोकसभा में उसके हिसाब से चलते हैं एक असेंबली कंसिस्टेंसी में। ये विधानसभा की बात कर रहे हैं आप। लोकसभा में? लोकसभा में हर राज्य में अलग अलग, एक लोकसभा में विधानसभा है। यूपी की बात करें तो एक लोकसभा में 5 है, मध्य प्रदेश की बात करें तो एक लोकसभा में 8 है, उत्तराखंड की बात करेंगे तो वहां केवल 5 लोकसभा है लेकिन विधानसभा 60 है। तो आप लगा लीजिए रफली 13-14 हो गई। तो उस पे ना जाते हुए हम एक लोकसभा में 500 का सैंपल साइज लेते हैं। 500 का सैंपल साइज लेते हैं जी। अच्छा, ठीक है। ये अब इस पे बात करें, जैसे कि हम लोग भी फील्ड में जाते हैं, मैं भी जाता हूँ, कई सारे पत्रकार फील्ड में जाते हैं, तो मतलब ये आम है कि पत्रकारों के पास नेताओं के फोन आते हैं। आप समझ रहे हैं कि ये सवाल कहाँ जा रहा है? जी। हमारे पास पत्रकारों के पास नेताओं के फोन आते हैं कि साहब आप इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में थे, इस विधानसभा में क्या मिला, इस लोकसभा में क्या मिला। तो अक्सर हम लोग तो कहते हैं कि अरे अब जो मिला है, जो वीडियो जा रहा है, जो टेक्स्ट स्टोरी जा रही है, देख लीजिए, सब वहां पे है ही, मूड समझ में आ जाएगा। उसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं, लोगों से गांव में बैठ के बात किया 1-1 घंटे, 2-2 घंटे, उसको कुछ शूट नहीं किया, कहीं डॉक्यूमेंट नहीं किया, लेकिन बात किया बैठ के आराम से चाय वाय पीते हुए। तो क्या प्रदीप गुप्ता के पास या प्रदीप गुप्ता की टीम के पास, एक्सेस फॉर इंडिया के लोगों के पास, सर्वे की टीम के पास नेताओं के फोन आए हैं या आते हैं कि साहब आपको क्या मिल रहा है, बता नहीं रहे हैं, छुपा के रखे हैं आखिरी फेज तक के लिए? देखिए, फोन जरूर आते हैं। आते हैं? हर बिजनेस की जैसे एक बेसिक्स होते हैं, हर बिजनेस के अपने एक उस बेसिक्स को फॉलो करना होता है। तो हमारे जो सर्वे के बेसिक्स है, थोड़ी देर के लिए हम बात करें कि यदि हमारा एग्रीमेंट किसी चैनल के साथ है तो नेचुरली है कि हमारी चैनल लॉयल्टी जो है वो उस चैनल के लिए हम काम कर रहे हैं उस समय एग्जिट पोल के समय। तो जो भी परिणाम आ रहे हैं, अनुमान आ रहे हैं सर्वे के, वो यदि मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के नेता या आम आदमी को या मेरे परिवार के ही लोग को मैं बता दूं
तो इसका मतलब ये है कि मैंने लॉयल्टी लूज कर दी है। मैंने अपने क्लाइंट, परिवार को भी नहीं पता चलता? परिवार को नहीं। मेरा बेटा अमेरिका से, जनरल इलेक्शन की बात करके बताऊं, मेरा बेटा अमेरिका से ग्रेजुएट पढ़ के आया इस 2019 के समय, और वो ऑफिस आया मई में। जनरली छुट्टियां वहां भी होती हैं। मई में 12 मई का मुझे याद है, 12 मई का दिल्ली का छठे फेज का जनरल इलेक्शन का पोल था दिल्ली हाँ, का। 12वीं को छठवें में। वो 9 मई को आया था। 10 मई को ऑफिस में आया कि अब मुझे समझना है ये कैसे होता है, क्या होता है, आप क्या कर रहे हो। मैंने कहा अच्छा ठीक है, समझना है तो अच्छी बात है। एक काम करो, ये कंप्यूटर में नहीं, तुम दिल्ली चले जाओ ग्राउंड पे, वहां जाके समझो कि ये क्या करते हैं। उसको दिल्ली भेज दिया मैंने। उसके बाद वो आया कि हाँ मैंने तो इंटरव्यू करके आ गया, जो भी आ गया एबीसीडी, उसने जितने भी इंटरव्यू किए, इसका परिणाम क्या आएगा। मैंने कहा परिणाम ऐसे नहीं आएगा, और परिणाम जो भी आएगा वो आपको अभी नहीं बताया जा सकता है। जब एग्जिट पोल होगा उस दिन आप देखना, और जब परिणाम आएगा तो जो रिजल्ट आए और जो एग्जिट पोल किया और जो आपने इंटरव्यू किया था उसकी पूरी प्रोसेस से आप गुजरोगे तो यू विल गेट द आंसर। आपका मुद्दा तो सीखना है ना। आपका मुद्दा ये तो नहीं कि अपने दोस्तों को कि हाँ अनमोल आपके पापा एग्जिट पोल करते हैं, एक्सिस माई इंडिया, तो क्या हो रहा है बता दो। ये तो आपका उद्देश्य नहीं है ना, तो आप इसको मत जानो। तो ऐसा है। वाइफ के पास भी बहुत से फोन आते हैं, रिश्तेदारों के आते हैं कि वो मैं तो नहीं बताऊंगा, शायद वाइफ बता देगी। वो रास्ता होता है ना दूसरे पतली गली का, या दूसरे बैकडोर एंट्री, तो मैं उनको भी नहीं बताता हूँ। वो सब जानते हैं कि यार तुम मुझसे ये सवाल मत करो, मुझे धर्म संकट में मत करो, मुझे पाप करने के लिए ना करो। हाँ। अच्छा तो सारे, हाँ हाँ, अच्छा सारे लोग सर्वे करते हैं, बहुत सारी सर्वे एजेंसी होती हैं, सबका तरीका लगभग एक होता है। मतलब कई कई बार आपके साथ एक्सिस माई इंडिया के कोई सर्वे बैठ गए, सही सही हिसाब पे बैठ गया, तो कोई दूसरा सर्वे भी सही हिसाब पे बैठ गया। सारे सर्वे में लेकिन डेविएशन इतना ज्यादा क्यों होता है, इतना फर्क क्यों होता है? मतलब हार जीत का फर्क तो होता ही है, डेविएशन भी इतना ज्यादा होता है। अब देखिए सैंपल साइज तो विधानसभा की बात करें, असेंबली कंस्टिट्यूएंसी की, तो 2 लाख होते हैं, हम 200 से लोगों से बात करते हैं। तो दूसरी एजेंसीज ने या दूसरे लोगों ने किन 200 या 100 या जितने भी लोगों से बात की है वो तो अलग ही होंगे। तो उस समय जिनसे बात करी तो इतना बड़ा गैप है, 2 लाख वोटर वर्सेस 200 सैंपल, है ना। तो इतना बड़ा गैप है उसके अंदर। तो किन 200 लोगों से 100 लोगों से बात की, एक वो फर्क पड़ता है कि हो सकता है कि जिस बात की उसमें ज्यादा संख्या एक ए पार्टी के थे, और हमने जिनसे बात की उसमें ज्यादा संख्या बी पार्टी की थी, तो नेचुरली परिणाम अलग आएगा। एक विषय होता है। दूसरा होता है कि हर सर्वे एजेंसी का अपना तरीका होता है, उनकी अपनी सफलता के आयाम और होते हैं। तो वो जरूरी नहीं है कि हर असेंबली कंसिस्टेंसी में जाते हैं। वो एक रीजन रिप्रेजेंटेटिव सैंपल लेते हैं, तो उनकी वो एक मेथोडोलॉजी होती है, वो उसके चलते जाते हैं। फिर तीसरी चीज होती है, जो सर्वे डेटा आया, रॉ डेटा आया, उसको एनालिसिस करना। एनालिसिस करने के बाद बहुत सारे ऐसे विषय होते हैं जिनका वेट्स करना होता है। तो वेट करने के समय भी एक गट फीलिंग होती है कि यार यहाँ ऐसा नहीं ऐसा होगा, तो इतना कम किया जाए, इतनी डिस्काउंटिंग की जाए, इतनी फैक्टरिंग की जाए इस फैक्टर के विषय में। जैसे बंगाल की बात करें तो लोग, एक ये भी फैक्टर होता होगा कि जो सर्वेयर है उसके भी अपने पॉलिटिकल बायस होते ही होंगे, कुछ ना कुछ रुझान तो होते ही होंगे, कुछ ना कुछ। बायस होंगे तो ज्यादा दिन चल नहीं पाएंगे। उससे बड़ी चीजें, जैसे बंगाल की बात करें, बंगाल में डायनामिक्स है कि जी फियर फैक्टर है कि सर्वे जनता ने कितना सही बोला होगा। तो जो भी पार्टी है, इसको माना जाए कि यार 100 में से 90 लोगों ने तो सही बोला होगा, 10 लोगों ने डर के मारे कुछ और ही बोल दिया। तो इस तरह के जो फैक्टर्स होते हैं उसको फैक्टरिंग करना होता है। तो वो चीजों को फैक्टरिंग करने के समय जो आंकड़े आते हैं, तो वो जो आपको अलग अलग एजेंसी के अलग अलग नंबर नजर आते हैं, वो इसका परिणाम होता है। ओके। अच्छा, आपकी टीम थी, उसको बंगाल का जिक्र हो ही गया है, तो 2017 में जलपाईगुड़ी में आपकी टीम को अरेस्ट कर लिया गया था। जी जी। क्या हुआ था? तो सर्वे कर रहे थे हमारे लोग, तो जलपाईगुड़ी में एक सज्जन थे, उनको शायद जो भी वजह रही हो, शायद वो किसी पार्टी के हो, उनको पसंद नहीं आया। उनका ऐसा मानना था कि हम किसी
पॉलिटिकल पार्टी के भेजे हुए लोग हैं जो हमारी जनता को बरगला रहे, इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं, उनका ऐसा मानना था। तो उन्होंने पुलिस में कंप्लेन की, और पुलिस में कंप्लेंट की वो तो ठीक है, लेकिन कंप्लेंट के जो चार्जेस लगाए वो चार्जेस आप जान के हैरान होंगे, लगाए वुमेन ट्रैफिकिंग। ओह अच्छा, महिलाओं से छेड़छाड़, तो फॉल्स चार्जेस थे ये? फॉल्स चार्जेस थे, वो सारे कुछ उनने लगाए, और उसके चलते 10 दिन तक जेल में रहे। उसके बाद फिर उनकी बेल हुई, और फिर उसके बाद केस भी चल रहे हैं। और कई जगहों पे तो पेड़ से लोगों ने पकड़ के, लोकल ने ये बोलते हो कि नहीं ये बच्चा चोरी करने आए थे, अच्छा। तो पेड़ पे बांध के और कपड़े उतार के खूब मार कुटाई की। तो इस तरह के चैलेंजेस लोकल देखने झेलने होते हैं हमारे लोगों को, और इसी के चलते वो ट्रेनिंग और प्रोसेस और सिस्टम बहुत मायने रखते हैं। अच्छा प्रदीप जी, ये तो आपकी सक्सेस स्टोरीज हो गई, लेकिन कुछ एक जो जैसे आप बताते हैं कि आपका 90% का सक्सेस रेट है, लेकिन 10% का की जो असफलताएं हैं जी, वो असफलताएं कहाँ से आती हैं? मतलब 2020 के बिहार विधानसभा में चुनाव में क्या हुआ था, उसके पहले हरियाणा के समय भी ऐसी खबरें आई थी सामने, क्या नहीं हुआ? ये मैं बताता हूँ कि कौन कौन सी हमारी असफलता कहाँ हुई थी, मैं बता देता हूँ। एक हुई थी तमिलनाडु में, जहाँ पे कि 2016 के असेंबली इलेक्शन थे, वहां हुई थी। एक हुई थी कर्नाटक में, जो कि असेंबली इलेक्शन थे 2018 के। एक हुई 2020 की। हरियाणा में मैं असफल नहीं कहूंगा, लेकिन सफल भी नहीं थे। ऐसी कर्नाटक में हमने हंग असेंबली दी थी, लेकिन पार्टी का उलटफेर हो गया था। हमने कहा था कांग्रेस ऊपर आएगी और बीजेपी नंबर 1 पार्टी बनी, लेकिन हंग असेंबली आई थी। तो बिहार में जरूर एकदम फर्क था। और जो बिहार की असफलता की बात करें तो उसमें वोटर टर्नआउट, जो कि सबसे बड़ा वजह थी हमारे असफल होने का, कि हमने प्रेडिक्ट किया कि 2/3 मेजॉरिटी जो है आरजेडी गठबंधन की आएगी, और एनडीए की 1/3 के आसपास, इतनी बड़ी हमने वो की थी। तो आप देखेंगे कि पहले फेज में 3 चरणों में चुनाव हुए। पहले फेज में जो सीटें आई, फाइनल जो रिजल्ट आए, वो 48 सीटें आई आरजेडी गठबंधन को, और 22 चीजें आई एनडीए को। इसका मतलब 2/3 1/3 करें तो 44 जो है 2/3 फिगर होता है, बट उनको 48 आई आरजेडी गठबंधन को, और उसके मुकाबले केवल 22 सीटें आई 71 सीटों में से एनडीए को। हमने जानने की कोशिश की, जो कि हमारा जो फाइनल आउटकम था बिल्कुल हूबहू यही था। उसके बाद सेकेंड फेज हुआ, उसमें 94 सीटें थी, करीब 51 सीटें आई एनडीए को, और करीब 40 सीटें आई गठबंधन को। तीसरा जो फेज था 78 सीटें थी, उसमें करीब 50 सीटें आई एनडीए को, 20 सीटें आई इनको। इतना बड़ा फर्क था। हमने जानने की कोशिश की फर्क कैसे आया। पहले बिहार के फेज में महिलाओं ने पुरुषों के मुकाबले 2.5% कम वोट किया, यानी पुरुषों ने 2.5% वोट ज्यादा किया। टर्नआउट की बात कर रहा हूँ। दूसरे फेज में ये फिगर चला गया 5% महिलाओं ने ज्यादा वोट किया, पुरुषों ने 5% कम वोट किया। तीसरे चरण में जाते जाते ये संख्या आ गई कि 11% महिलाओं ने वोट ज्यादा किया। उसका मतलब हुआ 100 वोट पड़े, उसके अंदर 61 वोट जो है वो महिलाओं ने दिए, और 39 वोट जो है वो पुरुषों ने दिए। और शुरू से ही ये आ रहा था कि महिलाओं का रुझान बड़ी संख्या में 5% वोट प्रेफरेंस एनडीए की तरफ था। अपने एग्जिट पोल में भी हमारे ये था, लेकिन हमको ये पता नहीं था कि वोटर टर्नआउट ये जो है इलेक्शन कमीशन ने रिजल्ट के एक दिन पहले की रात को 8:30 बजे किया। मुझे चैनल से फोन भी आया, प्रदीप ये अभी टर्नआउट आया है फाइनल, डू यू वांट टू चेंज। मैंने कहा 8:30 बज रहे हैं रात के, अब मैं क्या एनालिसिस करूंगा, कहाँ पर जाऊंगा कल, और अभी अनाउंस करने हैं, अब हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, जो है सो ठीक है।
तो रिजल्ट एकदम उल्टा हो गया। तो ये जो है हमारी बिहार की असफलता का सबसे बड़ा कारण। इंटरव्यू के आखिरी हिस्से में हैं प्रदीप जी। साल भर में इंडिया में कितने चुनाव होते हैं? 1 से 5 इतने ही चुनाव होते होंगे। विधानसभा चुनाव 5 साल में एक बार में, लोकसभा चुनाव आता है जो देश भर में होता है। और मेरे ख्याल से चुनाव और राज्य में विधानसभाओं की संख्या, इसके आधार पर आप निर्धारित करते होंगे कि किस राज्य में कितनी वर्कफोर्स लगनी है। तो एक छोटा सा एक ये सवाल मन में कौंधता जरूर है जो मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या एक चुनाव से या 2-3 चुनावों से साल भर के इतना खर्च निकल जाता है कि इतने सारे सर्वेयर्स का, एक्सेस माई इंडिया के डेटा प्रोसेसिंग का, कंपनी चलाने का खर्च निकल जाता है? चुनावी सर्वे से खर्च कैसे निकलता है? कंपनी क्या चुनाव के अलावा भी कोई काम कर रही है या करने वाली है, कर चुकी है, क्या है? देखिए, चुनाव, हमारे जो बिजनेस की बात करें तो बिजनेस की जो हमारा 3 डिवीजन है, एक है एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग, एक है कॉरपोरेट रिसर्च एंड गवर्नमेंट रिसर्च, और एक है चुनाव से संबंधित राजनीतिक रिसर्च। जहां तक चुनाव की बात करें, हमारे पास यदि 100 रुपए आता है तो उसका केवल 30 रुपया जो है आज की डेट में वो चुनाव के सर्वे के दौरान आता है, उससे आता है। दूसरा 30% जो है कॉर्पोरेट रिसर्च से आता है, और तीसरा 30% जो है एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग से आता है। हमारे एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग के अपने मीडिया प्लेटफॉर्म है, जैसे हम रेलवे रिजर्वेशन टिकट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, डोमेस्टिक एलपीजी गैस बिल्स के ऊपर ब्रांडिंग और एडवर्टाइजिंग अपॉर्चुनिटी ऑफर करते हैं। सबसे बड़ी चीज है कॉर्पोरेट रिसर्च। तो हम जो ब्रांड्स के सर्वे करते हैं, हमारा एक प्रोडक्ट है कंज्यूमर ट्रस्ट इंडेक्स। उसका मतलब है कि आप कौन सी चीजों का इस्तेमाल करते हैं, सर के बाल यानी कि तेल से लेके चप्पलों तक, रोजमर्रा के जीवन में आप किन चीजों का इस्तेमाल करते हो और भविष्य में क्या खरीदने जाओगे, आप कौन सा चैनल देखते हो, कितनी देर देखते हो, मीडिया कंजम्पशन एंड अदर गुड्स एंड सर्विसेज का कंजम्पशन। तो ये एक कॉर्पोरेट रिसर्च होती है। और जो हमारा विजन है वो है टू कनेक्ट and solve problems of all 25 करोड़ इंडियन हाउसहोल्ड। उसका मतलब ये देश में 25 करोड़ घर है, जिसके चलते करीब 1.35 135 करोड़ के करीब पॉपुलेशन है। 25 करोड़ घर की हम समस्याओं को जानने की कोशिश करें। ये समस्याएं कॉर्पोरेट से संबंधित हो सकती हैं, गवर्नेंस से संबंधित हो सकती हैं, और चुनावी प्रेफरेंस के हिसाब से भी, या पॉलिटिकल प्रेफरेंस पार्टी या नेता का भी हो सकता है। हमारा मानना है कि सेम ह्यूमन बीइंग, सेम जो एक आम आदमी है, वो कंज्यूमर है कॉर्पोरेट के लिए, सिटीजन है गवर्नमेंट के लिए, और वोटर है पॉलिटिकल पार्टी और नेताओं के लिए। तो हम उनके जरूरतों को जानने की कोशिश करें। जो उनकी जरूरतों को एड्रेस करेगा वो विनर होगा, चाहे वो ब्रांड हो, चाहे वो गवर्नमेंट हो, और चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी हो। तो इस तरह से हम एक 2-वे कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म भी लेके आ रहे हैं, जिसके अंदर लोग अपनी समस्याएं पोस्ट करेंगे। जैसे कि आप सोशल मीडिया जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पे पोस्ट करते हैं, हम लोगों से ये उम्मीद करेंगे कि लोग सिर्फ अपनी समस्याएं पोस्ट करें उसके अंदर, और वो केवल हम देखेंगे। जैसे इन प्लेटफॉर्मों पे पूरे के पूरे सभी लोग देखते हैं, तो ओपन टू ऑल, बट वो हम चाहेंगे कि केवल एक्सेस माई इंडिया देखेगा, और उस समस्याओं का निदान जो कर सकता है स्टेक होल्डर जो है उस तक वो पहुंचाएंगे। और चूंकि वो उस बिजनेस में है, वो उसके लिए जिम्मेदार है, तो शायद वो उसको सॉल्व करेंगे। तो इस तरह से हम एक 2-वे कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म बना रहे हैं। और क्या जो 3 विंग है उसकी वजह से कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जैसी स्थिति पैदा नहीं होती, हितों का टकराव नहीं होता, या ऐसी कोई स्थिति आगे नहीं हो सकती? इसकी क्या गारंटी है? देखिए, गारंटी तो कुछ भी नहीं होती, लेकिन हम जब कोई बिजनेस को सिलेक्ट करते हैं और उसके ऊपर आगे चलते हैं, तो ये सुनिश्चित करते हैं कि ब्रांड सर्वे ब्रांड है, उसका पॉलिटिकल से तो कोई लेना देना नहीं है कि आप कौन सा तेल इस्तेमाल करते हैं या किसकी समस्या आ रही है आपके किसी वाइट गुड्स में, फोन में, इसकी उसकी समस्या, उसका पॉलिटिकल उससे क्या लेना देना। जो ब्रांड एडवर्टाइजिंग करते हैं हमारे प्रोडक्ट्स के अंदर, वो एडवर्टाइजिंग करते हैं, उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। इसी के चलते जो आपने कहा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट,
ओपिनियन पोल यदि हम करते हैं तो जरूर जो आप कह रहे हैं उस दिशा में जाने की संभावना होती है जो आप कह रहे हैं। इसी के चलते हमने डिसाइड किया कि हम केवल एग्जिट पोल करेंगे, ओपिनियन पोल नहीं करेंगे, ताकि इससे किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी और कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होगा। तो ये थे प्रदीप गुप्ता। कैसी लगी बातचीत जरूर बताइएगा वीडियो के कमेंट सेक्शन में। बातचीत को एंजॉय कीजिए, हमें अपनी शिकायत, अपने सवाल भेजिए, हम उन पर भी बातचीत करेंगे आगे कभी भविष्य में। ललन टॉप को फॉलो करते रहिए। प्रदीप गुप्ता का और हमारे दर्शकों का ललन टॉप से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।